हेलो, मेरा नाम कुमार अंबुजा। आगे पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़ेंगे अब गैलीलियो एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया था। अब पढ़ते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है ना, न्यूटन ने हमारे 3 लॉ दिए थे, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ देखते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है? एवरी बॉडी रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट। यहां लिख देता हूं मैं, एवरी बॉडी रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन unless it is compelled by some unbalanced एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये हमारी न्यूटन फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट है। ठीक है, एज इट इज़ हमें याद रखनी है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी, स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ मोशन हो, और स्टेट ऑफ मोशन हमारे स्ट्रेट लाइन में हो। अगर ये स्टेट तब चेंज नहीं करेगी कोई भी बॉडी जब तक उस पर कोई फोर्स, कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। अगर उस किसी भी बॉडी पे अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो जाता है तो फिर वो बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देती है। हमारी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि कोई भी बॉडी अपनी ही स्टेट में रहना चाहती है। ठीक है, अपनी ही स्टेट में रहना चाहती है, स्टेट ऑफ रेस्ट को अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, और चेंज जब करेगी जब उस पर अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, तो यह हमारी न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ हमें स्टेटमेंट देती है। अच्छा, कोई बॉडी हमारी स्टेट को चेंज नहीं कर रही है, कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है कि वो अनएक्सेलरेटेड मूवमेंट में चल रही है ना। उसकी मूवमेंट जो होगी वो अनएक्सेलरेटेड होगी। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं हम। अच्छा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को ना हम देखो दो तरह के वर्ड्स हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, है ना। तो क्वालिटेटिव क्वांटिटी जो वर्ड जो बोला जाता है वो हमारे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के लिए बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये हमें बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हमारी जो डिफाइन करती है फोर्स को, क्या करती है? मैंने बताया था फोर्स की स्टार्टिंग में, जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, उसमें बताया था न्यूटन के जो तीनों लॉ हैं वो बेसिकली फोर्स को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो बेसिकली फोर्स की डेफिनेशन को डिफाइन करती है। ठीक है, फोर्स की डेफिनेशन को डिफाइन करती है ये न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है ना, इसलिए हम इसको कहते हैं क्वालिटेटिव। ठीक है ना, क्वांटिटेटिव हमारी न्यूटन सेकंड लॉ होती है, वो आएगी तो हम समझेंगे क्यों कहते हैं उसको। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ये क्या कर रही है हमारी जब भी किसी बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो फिर वो अपनी पोजीशन को, मतलब जो उसकी जो अगर बॉडी स्टेट रेस्ट पे या मोशन में है तो वो बॉडी उसी में रहेगी, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। ठीक है, दूसरा ये अनएक्सेलरेटेड मोशन में आ जाएगी बॉडी, है ना। कोई भी बॉडी पे अगर फोर्स नहीं लगाऊंगा तो अनएक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तीसरा, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगी बॉडी, है ना, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। इक्विलिब्रियम वर्ड तुमने पहली बार सुना है,
इक्विलिब्रियम होता है जिस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो हो, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जिस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो हो, उस स्टेट को क्या कहेंगे हम, इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा ये रहा। अच्छा, ये अब फोर्स को कैसे डिफाइन करती है, ये फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, फोर्स को कैसे डिफाइन कर रहा होता है। फोर्स हमारा बेसिकली क्या कहता है, हमारा एन अनबैलेंस्ड वो पुश एंड पुल है ना, एन एक्सटर्नल एफर्ट इन एन एक्सटर्नल एफर्ट which an external effort in the form of pull and push which changes or tends to change the state of rest or uniform motion or direction of motion of any object या any body is called force। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब पुश या पुल, एक्सटर्नल एफर्ट जो भी पुश या पुल हो, मतलब कि हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश किया या पुल किया एक्सटर्नली, तो वो क्या करेगी, वो बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करेगी या करने की कोशिश करेगी, उसको क्या कहते हैं हम, उस जो एफर्ट है, उस एफर्ट को क्या बोलेंगे, फोर्स बोलते हैं। सेम स्टेटमेंट यहाँ पे भी डिफाइन कैसे किया गया है, कोई भी बॉडी स्टेट उसी स्टेट में रहेगी, ठीक है ना, उसी स्टेट में रहेगी जब तक मैं उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करूँ। सेम डिफाइन है, बस न्यूटन ने उसको ढंग से एक स्टेटमेंट रूप में दे दिया है, ठीक है ना। बेसिकली क्या है, फोर्स को डिफाइन ही किया गया है फर्स्ट लॉ में, ठीक है। अच्छा, इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, इनर्शिया समझते हैं। इनर्शिया बेसिकली हमारा वर्ड आया है हमारे, देखते हैं क्या इनर्शिया पहले होता क्या, पहले वो समझते हैं, ठीक है। tendency of body to oppose the state of rest or uniform motion in a straight line when unbalanced external force act on it, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, बॉडी की टेंडेंसी होती है, किसी बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी है एक टाइप से इनर्शिया, ठीक है ना। इनर्शिया क्या है, बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। वो क्या कैसी प्रॉपर्टी है, वो बॉडी की जो बॉडी का, अगर कोई भी बॉडी अगर अपनी स्टेट को चेंज करना चाह रही है, ठीक है ना, अगर उस पर कोई फोर्स, हम एक्सटर्नली एजेंट से कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे, तो वो अगर उसकी स्टेट में कोई चेंज होता है, ठीक है ना, कोई भी स्टेट में अगर उसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर वो ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज होती है तो बॉडी क्या चाहेगी, उस स्टेट को चेंज नहीं करेगी, ठीक है ना, उस स्टेट को चेंज करने से रोकेगी। ये बॉडी की खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। बॉडी कभी भी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है, ठीक है ना। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, हर बॉडी के पास अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। ये क्या है, अपनी स्टेट, कोई भी बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है, ठीक है।
ये क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है बेसिकली, यही कहता है, ठीक है। अच्छा ये प्रॉपर्टी क्या है हमारी, हमारा इसी इनर्शिया की प्रॉपर्टी, जो इनर्शिया है, इसी के टर्म से हम कहते हैं न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हम ये भी कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं, जो हमारा फर्स्ट लॉ है उसको हम ये भी कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना। ऐसा क्यों कहते हैं, क्यों इस लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ पे, उसकी डेफिनेशन देखोगे जब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की, तो वहाँ पे क्या होगा कि कोई भी बॉडी जब तक मूव नहीं करेगी उस पोजीशन, जब तक वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, कोई भी बॉडी अपने स्टेट में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, है ना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है ना। इनर्शिया भी हमारा सेम ही कहता है। ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है बॉडी के पास जो कि अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती है ना। अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है तो भी उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, वो अपने अपोज करना चाहेगी, इस जो भी अगर उस पर फोर्स लगा रहा हूँ उसका अपोज करेगी ये इस प्रॉपर्टी के तहत, ठीक है ना। अब देखते हैं इनर्शिया बेसिकली मेजर कैसे किया जाता है। इनर्शिया मेजर होता है मास से। क्या होता है इनर्शिया, इनर्शिया मेजर बाय मास, ठीक है। मास किसी भी बॉडी की के पास इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ना। वो क्या करती है बेसिकली, इनर्शिया को मेजर करती है, ठीक है। हमने देखा है कि कोई हैवी ऑब्जेक्ट रखा है, हैवी बॉडी रखी है, उसको हमें धक्का देने में बहुत मुश्किल होती है ना। किसी भी बेड रखा है हमारे पास, अगर मैं उसको धक्का दे दूँ वो बहुत ही मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू टेबल, है ना, एज़ कम्पेयर टू चेयर, है ना। क्यों, आखिर क्यों बेड को ज़्यादा धक्का देने में हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएंगी, क्यों होगा ऐसा कारण, वो उसकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, उसके पास मास ज़्यादा है। जिसके पास मास ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, उस फोर्स को, जो हमने जो फोर्स लगाया है उसको रोकने की कोशिश करेगा, उसके अपोज करेगा, है ना, उसका अपोज करेगा। अपनी जो उसकी स्टेट है, जिस स्टेट में वो है अभी, उसको चेंज नहीं करने की कोशिश करेगा, है ना। तो जिस पे मास ज़्यादा होगा, जिस भी ऑब्जेक्ट में मास ज़्यादा होगा उसके पास इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इतनी बात क्लियर है ना। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे मास ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है अपने को। अच्छा, इनर्शिया को हमने 3 पार्ट्स में अब डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। इनर्शिया हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। सेम डेफिनेशन है, ठीक है, लिख देते हैं। टेंडेंसी ऑफ बॉडी to oppose change to oppose its state, to oppose change in its state of rest, ठीक है, when unbalanced external force applied on it,
ठीक है। क्या कह रहा है कि सेम जो पहला डेफिनेशन था उसका इनर्शिया का, उसमें से फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, जो उसकी रेस्ट की कंडीशन है, जो उसकी स्टेट रेस्ट पे कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी बॉडी रखी हुई है, तो वो क्या है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को कैसे दिखाएगी कि वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहेगी, ठीक है ना, अपनी रेस्ट की पोजीशन को कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करना चाहेगा, उसको क्या कहेंगे हम, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो वैसे ही ये हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमने डे टू डे लाइफ में बहुत देखे हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। देखो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, हमने फील भी करा होगा इसे। ये बस है कोई, ठीक है, बस है और यहाँ पे पैसेंजर बैठे हैं, खड़े हैं, जो भी मान लो, ठीक है। बस क्या है, अभी रुकी हुई है, ठीक है, और पैसेंजर भी रुके हुए हैं, है ना। बस क्या है, रुकी हुई है और पैसेंजर भी रुके हुए हैं। सडनली क्या होता है, पैसेंजर, बस क्या होती है, मूव करने लग जाती है, सडनली स्टार्ट हो रही है बस। बस जैसे ही स्टार्ट होगी, जस्ट स्टार्ट, होगा क्या, अब ये जो पर्सन खड़ा है या पर्सन बैठा है, उससे जो बस से जो टच बॉडीज हैं, जैसे कि वो खड़ा है तो उसके लेग्स जो हैं वो बस की फ्लोर पे हैं, अगर वो बैठा है तो उसकी सीट्स से उसकी जो बॉडी है वो टच है ना। तो कौन कौन सी बॉडी उसकी जो टच नहीं है, वो है उसका हेड, है ना, उसका बैक पोर्शन, वो क्या है, बॉडी बस से टच में नहीं है ना, उसकी सरफेस से, बस की जितने भी सरफेस हैं उससे टच में नहीं है। होगा क्या कि जैसे ही बस स्टार्ट होगी, जैसे ही बस स्टार्ट होगी, तो जो बाकी बचा जो पोर्शन है इसका, जो बाकी जो अनटच पोजीशन है, जो भी बस से टच नहीं है, वो वहीं पे रह जाएगा, है ना। और जो टच पोजीशन है, जो भी बॉडी बस से जो टच्ड है, वो बॉडी आगे मूव कर जाएगी, है ना, ऐसे कुछ हो जाएगा, है ना। जो मेरी लेग्स हैं वो आगे चले जाएंगे और मेरी जो बॉडी है, जो पर्सन की बॉडी है, वो पीछे रह जाएगी। हमने देखा होगा ये, जब भी कोई बस या कार जो भी स्टार्ट होती है तो हमें एक पीछे पुश मिलता है। वो पुश बेसिकली क्या होता है, इसी वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, ठीक है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ही हमें ये बैकवर्ड पुश मिलता है। और बैकवर्ड पुश मान लो, या फिर इसको कह लो कि ये अपनी जो अनटच्ड बॉडी है, वो हमारी स्टेट ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे रहना चाहती है। तो जिस वजह से जो दूसरी जो बॉडी जो टच में है वो मूव कर जाती है और बाकी जो बॉडी है वो पीछे ही रह जाती है, ठीक है ना। दूसरा, अगर हम अपने कैरम खेला है ना, कैरम के अंदर क्या होता है, कैरम बोर्ड के अंदर जब भी ये कुछ कॉइन्स हम एक के ऊपर एक रखते हैं, है ना, और ये स्ट्राइकर से, अगर मैं स्ट्राइकर से इस कॉइन्स पे हिट करता हूँ, है ना, तो होता क्या है कि जो नीचे की बॉडी है, नीचे का जो कॉइन है वो निकल जाता है ना, नीचे का कॉइन निकल जाता है, बाकी के जितने भी कॉइन एक के ऊपर एक रखते हैं वो सेम नीचे आ जाते हैं, है ना। नीचे का सबसे नीचे जहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइकर ने स्ट्राइक किया है, वो वहीं वो निकल जाता है और बाकी के सेम नीचे आ जाते हैं। वो सेम नीचे क्यों आ जाते हैं, क्योंकि नीचे वाले की तो ऊपर जितने भी रखे हैं उनकी सरफेस तो कनेक्ट होगी, है ना। ऊपर की सरफेस जब कनेक्ट है एक दूसरे से, तो वो क्या कर रही है कि जितने भी कॉइन्स है वो सारे मूव करने चाहिए। बट होता क्या है कि नीचे की जो बॉडी है, जो नीचे होता क्या है कि जब नीचे के जो कॉइन्स हैं वो मूव कर जाता है और बाकी जो बाकी बचे कॉइन है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है। इनर्शिया वो क्या है, टच में नहीं है,
ठीक है। जब वो टच में नहीं है किसी, वो नट टच में है सबसे नीचे वाले के, लेकिन ऊपर जितनी भी उसकी बॉडीज हैं वो टच में नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, इनर्शी ऑफ रेस्ट को फॉलो करते हैं और वो वहीं रुके रहते हैं। वो जहाँ पे हैं वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को चेंज नहीं करते, ठीक है ना। और नीचे वाली जो कॉइन्स है वो डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है। तीसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल हैं इसके अंदर। इनर्शी ऑफ रेस्ट हम डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि देखो, एक हम जब भी किसी कुर्सी उर्सी वगैरह या गद्देदार कुर्सी या गद्देदार गद्दे या बेड्स है ना, कारपेट्स, उसमें क्या करते हैं हम डस्ट पार्टिकल को हटाने के लिए हम उस पर बीट करते हैं, है ना। बीट मतलब कि उस पर डंडे से मारते हैं या हाथ से उसे प्रेस करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी जो डस्ट पार्टिकल हैं वो बाहर आ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो वो होता क्या है, उस जो पहले जो कारपेट होती है, कारपेट पे क्या होता है कि पहले से डस्ट पार्टिकल जमे रहते हैं, है ना। बीट करने से क्या होता है, जब भी उसको मैं बीट करूँगा, देखो ये अपनी कारपेट है, ठीक है। इसको अगर मैंने बीट किया तो कारपेट क्या होगा, कारपेट अपना जैसे ऐसे कारपेट रखा है, जैसे बीट करेंगे तो कारपेट नीचे जाएगा, डस्ट पार्टिकल जो है वो हवा में रह जाएंगे, ठीक है ना। पार्टिकल जो डस्ट पार्टिकल है वो हवा में रह जाएंगे। वो क्यों रहेंगे, क्योंकि हमने किसको बीट किया है, हमने बीट किया है इसको, कारपेट को। डस्ट पार्टिकल हमारे जिस पोजीशन पे रहना जो पोजीशन थी उनकी एक्चुअल, जहाँ पे वो प्लेस थे, वो वहीं पे रहना चाहते हैं। बट डस्ट जब मैं बीट किया तो डस्ट कारपेट में नीचे चला गया, डस्ट पार्टिकल ऊपर रह गए, है ना। तो उस वजह से हमारे पे डस्ट पार्टिकल हमारे हवा में उड़ जाते हैं, ठीक है ना, बाहर निकल जाते हैं उससे, ठीक है। सेम एक और एग्जांपल देखते हैं बहुत अच्छा। जो हम पेड़ से कोई अगर फल फ्रूट्स हम तोड़ रहे हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, अगर बहुत ऊंचा पेड़ है, ठीक है, इसमें कोई फल है, तो होता क्या है, हम पेड़ की टहनी को हिला देते हैं, है ना, पेड़ की टहनी को या पेड़ को हिला देते हैं। अब पेड़ के हिलाने से क्या होगा, वो जो फ्रूट है वो नीचे गिर जाता है। क्यों होता है ऐसा, कि जो फ्रूट और जो उसकी स्टेम्प है, जो भी टहनी है, उससे वो कनेक्ट होता है, उससे जुड़ा रहता है ना। अब वो हिलाने से क्या होगा, फ्रूट जो है वो रेस्ट पे ही रहेगा, है, और टहनी जो मूवमेंट में आ जाएगी। तो ये जो फ्रूट है हमारा इनर्शी ऑफ रेस्ट को फॉलो कर जाता है, और हमारी जो भी पेड़ है वो मूवमेंट में आ जाती है। जो अगर ट्री मूवमेंट में आ गई और फ्रूट मेरा उसी पोजीशन पे रहा तो उसमें ब्रेक आ जाता है, तो ब्रेक आने की वजह से फ्रूट नीचे गिर जाता है। तो ऐसे कुछ बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स होते हैं जो कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट को फॉलो करते हैं। अगला पढ़ते हैं, अगला टाइप, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या पढ़ते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, व्हेन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, है ना। होता क्या है कि अब क्या है इसमें स्टेट, अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक है ना। कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। अगर कोई अनबैलेंस उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो वो बॉडी उसका अपोज करेगी, ठीक है ना। वो बॉडी क्या करेगी, उसका अपोज करेगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ये बस अपनी, ठीक है, बस से अगर कोई पर्सन निकल रहा है, हमने देखा है, ठीक है, बस से अगर ये पर्सन बाहर उतर रहा है, या फिर बस से मान लो या ट्रेन से मान लो, हमने देखा है, तो अगर बस मेरी मूवमेंट में है पहले से या ट्रेन हमारी मूवमेंट में है पहले से, ठीक है ना, ट्रेन चल रही है, हमने देखा है कि ट्रेन चलते चलते क्या होता है, कोई अगर पर्सन उतर रहा है तो वो थोड़ा आगे मूव करता है ना। उतरते ही अगर ट्रेन चल रही है और अगर वो उतरना है उस पर्सन को तो वो आगे मूव करता है ना। ट्रेन से जैसे ही प्लेटफॉर्म पे उतरता है तो वो आगे मूव करता है। तो मूव क्यों करता है आखिर, वो मूव इसीलिए करता है कि उसे अपने से चोट नहीं लगानी है उसे, और चोट नहीं लगानी है तो इसका रीज़न क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन को वो रोकना चाहता है ना। इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है
कि वो क्या, देखो उसमें होता क्या है, देखो जो पर्सन है अगर मूवमेंट में है बस, तो ऑलरेडी उस जो पूरी बॉडी है मोशन में होगी, है ना। पर्सन की पूरी बॉडी जब बस में है तो मोशन में होगी। होगा क्या, जैसे ही वो अपना फर्स्ट पैर अपना फ्लोर पे रखेगा, ग्राउंड पे रखेगा, तो होगा क्या, जो उसका लेग होगा वो रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। फ्लोर पे जैसे ही रखेगा वो रेस्ट पे आ जाएगा उसका लेग, और जो बाकी की जो बॉडी होगी वो मोशन में रहेगी, है ना। जो बाकी की बॉडी मोशन में रहेगी, उससे क्या होगा कि वो बाकी की बॉडी जब मोशन में रहेगी और पैर आपके पीछे ही रह गए, है ना, पैर आपके लेग आपके सरफेस पे, बाकी की बॉडी आगे मूव कर रही है, तो क्या होगा, आप आगे की तरफ गिर जाओगे, है ना। होगा क्या, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसलिए हम जैसे ही उतरते हैं तो आगे ही मूव करते हैं। आगे जब हम आगे मूव करते हैं तो हम उससे गिरने से बचाते हैं अपनी बॉडी को, एक इसी की डायरेक्शन में मतलब पुश करते हैं, ठीक है ना, जिससे क्या होता है कि हमें गिरने से बच जाते हैं, हमारी बॉडी खुद ही मोशन में आ जाती है। इस मोशन को हम इस मोशन के साथ एक और मोशन हम जोड़ते हैं, ठीक है ना, अपनी बॉडी को भी मोशन में लाते हैं, अपने पैरों को भी मोशन में लाते हैं, ठीक है ना, जिससे हम गिरने से बच जाते हैं। हमारी बॉडी ऑलरेडी मोशन में, हमारे पैर भी मोशन में आ जाएंगे तो हम गिरने से बच जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आ गया, ठीक है, हम ऐसा क्यों करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जो हमारे एथलीट होते हैं, ठीक है, एथलीट क्या करते हैं, जब कोई लॉन्ग जंप या हाई जंप करते हैं, ठीक है ना, हाई जंप या लॉन्ग जंप करने से पहले वो थोड़ा रनअप लेते हैं, ठीक है ना, रनअप लेते हैं। वो रनअप ही क्यों लेते हैं, वो रनअप लेने का रीज़न क्या है, यही रीज़न है, इनर्शिया ऑफ मोशन को फॉलो करने का, ठीक है। रनअप लेने का रीज़न क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। वो अगर उन्हें हाई जंप लेनी है या लॉन्ग जंप लेनी है उसको, तो उसको एक इनिशियल पुश दे देते हैं बॉडी को। एकदम से अगर वो जंप करेंगे तो वो ज़्यादा मतलब एफिशिएंट नहीं हो पाएगा, उसे पहले से ही बॉडी को मोशन में ही रखते हैं। वो जब मोशन में ही रखते हैं तो वो कूदते हैं, तो उनकी बॉडी एक्चुअल में जो करेक्ट एफिशिएंट होगा, वो उनको जो जंप मिलती है वो अच्छी मिलती है ना। तो बेसिकली ये क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन का पार्ट है। अच्छा, हमने गीले कपड़े अगर हम उसे झाड़ते हैं, ठीक है ना, गीले कपड़ों को अगर हम उसे पानी अगर उसका हटाने की कोशिश करते हैं ऐसे झाड़ के, तो उसमें क्या होता है कि जब जो हम करते क्या हैं, वो एग्जांपल हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का हो जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों एग्जांपल हो गए हमारे, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन के, ठीक है। अगला पढ़ लेते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। देखना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, हो गया। टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू अपोज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, है ना। क्या कर रहे हैं कि अगर बॉडी कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में चल रही है, कोई उसकी एक डायरेक्शन है, ठीक है, तो वो बॉडी उस डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहेगी, है ना। वो चेंज नहीं करना चाहेगी, वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट उसका होना चाहिए। होता क्या है, जब कभी भी एक्सटर्नल फोर्स लग जाता है, ठीक है, उसकी वजह से उसमें कुछ चेंजेस आने, डायरेक्शन में चेंज आएगा, तो उस डायरेक्शन को चेंज ना आने के लिए उसकी एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, वो उसको रोकती है, उस डायरेक्शन को अपोज करती है, ठीक है। देखो इसमें जो एग्जांपल दे रहा था मैं, एग्जांपल वही, अगर कपड़े को मैं झाड़ता हूँ तो उसमें क्या होता है, जब जो उस पर वाटर पार्टिकल्स होते हैं कपड़े के पास, है ना, कपड़े के ऊपर, तो वो क्या होते हैं, वो एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है ना। हम ऐसे करते हैं तो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में उसे हम मोशन देते हैं। अब पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन देने के होता क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो वाटर पार्टिकल्स हैं, वो हमारे एक डायरेक्शन में मूवमेंट देने से वो पार्टिकल हमारा जो उसका पार्टिकल का पाथ है वो हमारा सीधा चला जाता है ना। वो क्या होता है, हमारा डायरेक्शन ऑफ जैसे हमने कोई पार्टिकल को ऐसे किया,
है ना, वाटर कपड़े को हमने ऐसे किया तो जो पार्टिकल है वो हमारा पहले मोशन में रहेगा, ठीक है। आफ्टर डैट जब हमने रोक दिया तो वो पार्टिकल सीधा निकल जाता है, ठीक है। ये अपना क्या एग्जाम्पल है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। अच्छा एग्जाम्पल एक और देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह। होगा क्या कि देखो जैसे हम गाड़ी है, कोई कार वगैरह बैठे हैं या बस वगैरह में बैठे हैं, अगर वो बस हमारी कर्व लेती है, कोई कर्व पाथ को लेती है या कार हमारी कर्व पाथ को फॉलो करता है, जैसे ही अगर वो कर्व पाथ को फॉलो करता है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ हो जाती है। क्या हो जाती है? बाहर की तरफ हो जाती है। आपने ये एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा। इसमें नहीं बना सकते। देखो हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब भी कोई बॉडी हमारी मूव कर रही है, अगर कोई कार है हम बैठे हैं उसमें, अगर वो मूवमेंट, अगर वो कर्व पाथ, अगर वो टर्न ले रही है तो उस टर्न के दौरान क्या होगा, टर्न के दौरान जैसे अगर मेरे को मूव, अगर इस कार को मूव, मैं अगर चल रहा हूँ कार के अंदर बैठा हूँ, अगर वो टर्न हो रही है कार इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में टर्न हो रही है तो मेरी बॉडी सीधी है, ठीक है ना। जो बॉडी का जो टच पार्ट है कार या कार से, वो क्या कर रहा है कि वो मूव कर जा रहा है। जो टच पाथ है, टच पार्ट कौन सा है, जहाँ मैं बैठा हूँ और सीट से पैर, लेग वगैरह, ये सब क्या है, टच पाथ है ना कार के, तो वो मूव कर जाते हैं। और जो मेरी जो अनटच पाथ है जो कार से, वो सीधी जाती है ना। जब वो सीधी जाती है और ये जो मेरे पैर वगैरह जो भी हैं वो जो टच पाथ है वो कर्व ले लेते हैं, तो हमारी बॉडी क्या है, बाहर की तरफ ऐसे इंक्लाइंड हो जाती है ना। तो होता क्या है, वो जो भी कर्व पाथ होता है ना, उसके सेंटर के जस्ट अपोजिट हमारी बॉडी टिल्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल क्या है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, ठीक है। तो बेसिकली यही है इसमें। देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो हमारा आप एक स्टोन को एक थ्रेड से बांधो, है ना, स्टोन को थ्रेड से बांधो, उसे आप रिवॉल्व कराओ, है ना। अब रिवॉल्व करवाने के बाद अगर उस स्टोन, उस थ्रेड को हम काट देते हैं तो जो स्टोन है वो एक पर्टिकुलर एक सीधी डायरेक्शन में चला जाता है, उसके टेंजेंशियली चला जाता है ना। अगर ये मेरा स्टोन है और इसको मैं ऐसे ऐसे रिवॉल्व करवा रहा हूँ इसके अलोंग, है ना, ये मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ है और इसको यूँ घुमा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ तो ब्रेक करने के क्या होगा, ये जो स्टोन है वो सीधा किसी भी पॉइंट पे स्टोन को अगर ब्रेक करूँगा तो वो ऐसे कुछ डायरेक्शन, अगर यहाँ स्टोन को ब्रेक करता हूँ तो वो ऐसे चले जाएगा इस डायरेक्शन में, यहाँ अगर ब्रेक करता हूँ तो वो इस डायरेक्शन में चले जाएगा, यहाँ ब्रेक करता हूँ तो वो इस डायरेक्शन में, यहाँ करूँगा तो इस डायरेक्शन में। तो टेंजेंशियल ही वो मूवमेंट कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि बेसिकली जो भी अगर ये पार्टिकल है, जो भी स्टोन है, वो हमारे स्ट्रेट लाइन जब भी स्टार्ट करते हैं तो वो उसे हम स्ट्रेट लाइन ही मूवमेंट देते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट देते हैं। आफ्टर डैट हम यहाँ पे एक ये एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं स्ट्रिंग के द्वारा, ठीक है ना, कि वो सर्कल में घूमे। स्ट्रिंग के द्वारा हम एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं कि वो सर्कल में घूमे। अब जैसे ही हम ये सर्कल में हम ये फोर्स हटाते हैं तो बॉडी क्या करती है, अपनी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करने लग जाती है, जो उसकी ओरिजिनल पाथ है वो उसको फॉलो करने लग जाती है, ठीक है। ये हमारा किसका एग्जांपल है, हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, ठीक है। ठीक है, ये हमारा इनर्शिया पार्ट खत्म हो गया है। 3 तरह के बेसिकली हमने पढ़ लिए थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन। 3 ही टाइप के हमारे इनर्शिया के टाइप्स हैं। अच्छा, अपना अगला पढ़ते हैं, मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, ठीक है।
ठीक है, मतलब क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय इट। मतलब क्या है कि इसको ऐसे डिफाइन करते हैं मोमेंटम को हम, जब भी कोई बॉडी अगर मोशन में है, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, मोशन का मतलब क्या है, बॉडी मूवमेंट में है ना, अगर कोई बॉडी मूवमेंट में है, ठीक है, ये ब्लॉक, ये बॉडी हम पे, अगर ये बॉडी मूवमेंट में है, चल रही है, तो इसके पास जो भी एक क्वांटिटी होगी, ठीक है, ये एक क्वांटिटी है जो कि इसके पास हमेशा रहेगी। वो क्वांटिटी क्या रहेगी, उस क्वांटिटी को, वो जो क्वांटिटी है, जो कोई भी मोशन, अगर कोई भी मोशन हो रहा है, तो ये क्वांटिटी जो हमारे पे ऑलवेज रहती है, तो वो कौन सी क्वांटिटी है हमारे पे, मोमेंटम। ठीक है ना, मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है, अगर कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो वो उसके पास रहती है। ठीक है ना, अगर किसी बॉडी पे अगर कोई कहे कि कोई बॉडी मूव कर रही है, तो उस पर कैसी कौन सी क्वांटिटी है जो होगी, तो वो क्या है, मोमेंटम। मोमेंटम ऑलवेज किसी बॉडी पे रहेगी। ठीक है, अगर वो मोशन में है, तो इसको मेज़र कैसे करते हैं, इस मोमेंटम को मेज़र करते हैं, मोमेंटम को हम दिखाते हैं P से। ठीक है, मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, इसको मेज़र करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या है, ये इसको मेज़र करने का तरीका है। मास जो भी इस बॉडी का होगा, सपोज इसका मास m है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, m इनटू v कर देंगे। ठीक है, इसकी अगर SI यूनिट की बात करूं मैं, क्या बन जाएगी हम पे SI यूनिट इसकी, मास को किस में नापते हैं हम, kg में। ठीक है, और इसको वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है इसकी SI यूनिट। CGS यूनिट की बात करूं तो मैं, CGS यूनिट की बात करूं तो मैं मास को ग्राम में और मीटर पर सेकेंड को, मीटर को हम सेंटीमीटर में करेंगे CGS यूनिट में, और सेकेंड को सेकेंड रखेंगे, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी CGS यूनिट होगी। तो बेसिकली मोमेंटम हो गया, फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, फर्स्ट लॉ के बाद हमने इनर्शिया कंप्लीट कर दिया, इनर्शिया के बाद हमने मोमेंटम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।